हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने ब्लॉग चैनल बनाया है जिसका नाम अग्रश्री ब्लॉग है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। प्लीज़ जाकर वहाँ पर मेरा वीडियो देखें जिसमें मैं डेली रूटीन डालूँगी। प्लीज़ इस चैनल के सब्सक्राइबर जितने हैं प्लीज़ जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में शिवांश लिखना ना भूलें, जिससे मैं जान सकूँ कि आप मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर वहाँ पर हैं। और प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शफीक कफन ओढ़े, आज वो दुनिया से मुंह मोड़ गई। पास में बैठा बाप उसका चेहरा देखकर फूट फूट कर रोता रहा था। रोता भी क्यों ना, ये उसके ही तो कर्मों का फल था कि आज उसकी बेटी ने अपनी जीवन गाथा खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दी थी। कल रात तक तो सब ठीक था, मगर सुबह होते होते घर में एक कोहराम मचा हुआ था। बाप बेटी के पास बैठे बैठे सोचने लगा था और अतीत की यादों में खो गया था। अरे सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? आपको जैसा माल चाहिए वैसा ही मिलेगा। चोपड़ा साहब ने एक बड़े नेता से फोन पर बात करते हुए कहा। चोपड़ा साहब वही है, उस लड़की के पिताजी जो आज बेटी की लाश के सामने रो रहे थे और कोस रहे थे अपने कर्मों को। उस बड़े नेता ने कुछ और बातें कहकर फोन रख दिया। चोपड़ा साहब एक बड़े बिजनेसमैन थे। दुनिया के सामने तो उनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, मगर दुनिया के पीठ पीछे कुछ और ही धंधा था। दुनिया के सामने सफ़ेद पोशाक और अंदर से दिल उतना ही काला। चोपड़ा साहब ने उस बड़े नेता से बात करने के बाद किसी को फ़ोन मिलाया। बिल्लू सुन, आज रात नेताजी के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत बड़े बड़े लोग, नेता, बिजनेसमैन सब आएंगे। माल चाहिए एकदम कोरा, समझ गया ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चोपड़ा साहब ने कहा और फ़ोन रख दिया। रात होने पर पार्टी में, अरे चोपड़ा, तूने दिल खुश कर दिया यार, मज़ा आ गया आज तो। नेताजी ने चोपड़ा साहब से कहा, अरे सर, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। आप न होते तो मेरी एक छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन पाती। आपके दिए गए टेंडर ही तो है जो आज मैं इतना कामयाब हो पाया हूँ। ये सब जो आपकी सेवा है, बस आपके एहसानों का बदला है। चोपड़ा साहब ने चापलूसी करते हुए कहा। उनको पता था कि अगर नेताजी खुश तो पैसों की बारिश होगी, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। नेताजी को खुश रखना इतना आसान भी नहीं था। अपने गुंडों से, शहर की रेड लाइट एरिया से हर पार्टी में नया नया माल सप्लाई करवाना होता था, जिससे नेताजी और उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्त खुश हो सके। आप समझ तो गए ही होंगे कि माल का क्या मतलब था उनके लिए। जी हाँ, लड़कियाँ। चोपड़ा साहब को दौलत से जितना प्यार था उतना तो अपनी बेटी और पत्नी से भी नहीं था। उनकी पत्नी जानती थी कि चोपड़ा साहब का असल व्यापार क्या है, मगर बेटी को इस जानकारी से दूर रखा गया था। चोपड़ा साहब खुद भी एक बंद किरदार इंसान थे। उनकी रात तो अपने घर में होती, मगर सुबह किसी कोठे पर नेताजी की पार्टी में अय्याशी करने के लिए चोपड़ा साहब भी शामिल हो जाते थे। उनकी पत्नी सब जानती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि शादी के बाद से ही चोपड़ा साहब ने अपनी पत्नी को उनसे कुछ पूछने का हक दिया ही नहीं था। असल में मिसेस चोपड़ा एक गरीब घर की लड़की थी। आज से 18 साल पहले चोपड़ा साहब ने उनको देखा और अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक कम उम्र भोली भाली लड़की ने उस प्यार को सच समझकर अपना सब कुछ उस इंसान को सौंप दिया था। चोपड़ा साहब उस मासूम लड़की का फ़ायदा उठाते रहे, मगर एक दिन जब उस लड़की रितु ने चोपड़ा साहब को बताया कि वो माँ बनने वाली है, तब चोपड़ा साहब का गुस्सा ही 7वें आसमान पर पहुंच गया था। चोपड़ा साहब ने रितु को बहुत सुनाया, उसको बदचलन तक बना दिया। वो रोती रही, मगर चोपड़ा साहब शादी के लिए नहीं माने। रितु रोते हुए चली गई और पास के तालाब में कूद जाना चाहा, मगर तभी किसी ने हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। रितु ने पलटकर देखा तो वो रितु का भाई था। उसने रितु से इस तरह जान देने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। रितु के भाई विशाल ने चोपड़ा साहब को पुलिस की धमकी दी। चोपड़ा साहब उस वक्त ज़्यादा पैसे वाला और ताकतवर तो थे नहीं, इसलिए उन्हें रितु से शादी करनी पड़ी। शादी तो उन्होंने कर ली,
मगर रितु को कभी बीवी का हक ना दिया, बस अपनी अय्यासियों में लगे रहे। शादी के कुछ दिनों बाद ही अवनी पैदा हो गई थी और मिसेस चोपड़ा ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के नाम कर दी थी। अवनी धीरे धीरे बड़ी होती रही। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र तय हो चुका था और अवनी भी बचपन को पीछे छोड़ जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मगर उसको एक अफसोस हमेशा ही रहता था कि बाप का प्यार उसे कभी ना मिलता। उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाती, जितने पैसे चाहिए होते उसको सब मिलता, मगर चोपड़ा साहब ने कभी उसको पास बैठाकर प्यार से सर पर हाथ तक न फेरा था। कॉलेज की दुनिया में कदम रखते ही स्कूल की सारी बंदिशें खत्म हो चुकी थी। अब अवनी का दिल भी उड़ान भरना चाहता था। इधर अवनी के पापा यानी चोपड़ा साहब पूरी तरह से नेताजी और उनके दोस्तों की सेवा में लगे हुए थे। मिसेस चोपड़ा ने बहुत बार मना भी करना चाहा, चोपड़ा साहब को समझाना भी चाहा, मगर वो ना मानते। इस तरह उन बेबस लड़कियों की आह मत लो, कहीं ये आह हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद ना कर दे। अवनी की मम्मी समझाती, मगर चोपड़ा साहब कहते, तू पागल है, अगर ये नहीं किया तो टेंडर कहाँ से मिलेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा तो है ही आपके पास, अब और कितना पैसा चाहिए, मिसेस चोपड़ा कहती। लेकिन चोपड़ा साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्हें पैसे कमाने का जो तरीका सही लगा उन्होंने अपना लिया, मगर उनकी ये पैसों की लालसा उनको कहाँ ले जाने वाली थी ये वो खुद नहीं जानते थे। अवनी की मम्मी यानी मिसेस चोपड़ा ने चोपड़ा साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने और पत्नी के ज़्यादा बोलने पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए ओठों पर मर्दांगनी की जीत वाली मुस्कान सजाए कमरे से बाहर निकल गए। मिसेस चोपड़ा पलंग के सिरहाने पर बैठकर रोती रही थी। तभी अवनी कमरे में आ गई। मिसेस चोपड़ा ने अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश तो की, मगर अवनी ने वो कोशिश देख ली थी। मम्मा क्या हुआ, आज फिर पापा ने? अवनी ने मम्मी के गाल पर हाथ लगाते हुए कहा, जिस पर उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, अवनी की मम्मी जल्दी से बोली। मुझसे मत छुपाओ मम्मा, मैं सब जानती हूँ, अब बच्ची नहीं हूँ मैं, अवनी ने कुछ गुस्से में कहा। मम्मी की आंखों में आंसू टपकने लगे थे। उसने माँ को गले लगा लिया। उसको पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी और पापा जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात वो मम्मी से बोलती भी थी, मगर मम्मी हंसकर तो कभी डपट कर टाल देती थी। शाम को जब चोपड़ा साहब घर वापस आए तो मिसेस चोपड़ा से बोले, कल कुछ बड़े लोग और नेताजी हमारे यहाँ लंच पर आ रहे हैं, तैयारी करके रखना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मिसेस चोपड़ा को उनके दोस्तों का घर आना पसंद ना था, मगर वो कर भी क्या सकती थी, तो बस हाँ में सर हिला दिया। अगली सुबह, आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मम्मा, अवनी ने मम्मा के जगाने पर कहा। नहीं, आज तो तुम्हें कॉलेज जाना ही होगा, मिसेस चोपड़ा जल्दी से बोली। वो अवनी को चोपड़ा साहब के कारोबार के बारे में नहीं बताना चाहती थी और उन्हें चोपड़ा साहब के दोस्तों के सामने अवनी का जाना भी पसंद न था। वो डरती थी कि कहीं चोपड़ा साहब के पाप के छींटे उनकी बेटी के दामन पर ना पड़ जाए। अवनी को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। मिसेस चोपड़ा भी दोपहर की दावत की तैयारियों में लग गई थी। इन तैयारियों में समय का पता ही नहीं चला। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई। ओह, लगता है वो लोग आ गए, मिसेस चोपड़ा मन ही मन बुदबुदाई। थोड़ी ही देर में नेताजी और कुछ दूसरे लोग भी घर में दाखिल हुए। चोपड़ा साहब हमेशा की तरह उनकी जी हुजूरी में लगे हुए थे। उन्होंने कुछ देर बातचीत करने के बाद मिसेस चोपड़ा को खाना लगाने का हुक्म सुनाया। तरह तरह के पकवान टेबल पर सजाए गए। नेताजी की खातिरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए थी, क्योंकि एक टेंडर जो निकला था और चोपड़ा साहब की नज़र उस टेंडर पर थी। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? अवनी कॉलेज से जल्दी निकल आई थी। मिसेस चोपड़ा उसको देखकर डर गई थी, क्योंकि नेताजी और दूसरे लोगों की गंदी नज़रों से उसको बचाना जो था। मगर चोपड़ा साहब इस बात को नहीं समझते थे। अवनी जल्दी अपने कमरे में जाओ, मिसेस चोपड़ा ने उसको हिदायत दी। तभी चोपड़ा साहब ने अवनी को अपने पास बुलाया। अवनी इधर आओ, तुम्हें नेताजी से मिलवा दूं। अरे नहीं, अभी वो थक के आई है, पहले फ्रेश हो जाए फिर। अवनी की मम्मी ने रोकना चाहा। बस हमने कहा ना, अवनी इधर आओ। चोपड़ा साहब ने अवनी की मम्मी की बात काटते हुए गुस्से में
मगर धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उन्हें नेताजी की मौजूदगी का ख्याल भी था। मिलो इनसे आकर, ये हमारे नेताजी हैं और ये इनके दोस्त और बड़े बिजनेसमैन। चोपड़ा साहब ने अवनी को सबसे मिलवाया। नमस्ते नेताजी, अवनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नेताजी ने अवनी के गालों पर हाथ लगाया था, मगर न जाने क्यों अवनी को वो स्पर्श कुछ ठीक नहीं लगा था और उससे ज़्यादा बुरा अवनी की मम्मी को लगा था, जो दूर से सब देख रही थी। अवनी ने सबके जाने के बाद ये बात मम्मा से बताई भी, मगर वो क्या कहती बेटी से, इसलिए बस इतना कहकर चुप हो गई कि अब अपने पापा के किसी दोस्त के सामने मत आना। तभी पापा यानी चोपड़ा साहब घर में चिल्लाते हुए अंदर आए। अवनी की मम्मा डर गई थी कि शायद मैंने अवनी को नेताजी के सामने जाने से रोकना चाहा था, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा है। मगर जब पीछे पलट कर देखा तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। नहीं, तुमने ऐसा बोला भी कैसे? तुम जानते हो मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। नेताजी अभी यहाँ से निकले हैं, उनको आज रात 17-18 साल तक का ही माल चाहिए, समझे? इंतजाम करो चाहे जैसे भी। चोपड़ा साहब गुस्से में तिलमिलाए हुए थे। अवनी हैरान थी। 17-18 साल का माल? उसके मन में सवाल उठ रहे थे। उसने माँ से पूछा, मगर उन्होंने बात बनाकर टाल दिया था। शाम 5 बजे चोपड़ा साहब के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और वो उससे मिलने चले गए। वहाँ पहुँचते ही एक कम उम्र लड़की ने उनके पैर पकड़ लिए और रो रो कर कहने लगी, साहब मुझे छोड़ दो, मैं अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई बहनों का इकलौता सहारा हूँ। काम की तलाश में एक आदमी के साथ गांव से शहर आ गई और उसने मुझे यहाँ भेज दिया। साहब मुझे छोड़ दो, वरना मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। लड़की जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी चोपड़ा साहब के एक आदमी ने बालों से पकड़कर उस लड़की को चोपड़ा साहब के पैरों में अलग किया, मगर वो हाथ जोड़े उनसे गुहार लगाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर चोपड़ा साहब को जरा भी दया ना आई थी, क्योंकि उनके कानों में तो बस सिक्कों की खनक सुनाई देती रहती थी और नेताजी को खुश करना भी जरूरी था। चोपड़ा साहब ने बिल्लू, जो उनका दायां हाथ था, उसको हुक्म सुनाया, इस लड़की को नेताजी तक जल्दी पहुंचा दो, शाम होने को हो आई है। बिल्लू ने लड़की को पकड़ा और गाड़ी में बैठाने लगा। वो हार मान चुकी थी, थक चुकी थी अपने परिवार और इज्जत की दुहाई देते देते। उस लड़की नेहा ने गाड़ी में बैठते हुए मुड़कर चोपड़ा साहब को देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था और बद्दुआ थी, मानो कह रही हो कि आज तू मेरी इज्जत तार तार करके मुस्कुरा रहा है, मगर कल तेरी भी बारी आएगी, तब मैं मुस्कुराऊंगी। फिर वो गाड़ी में बैठी और चली गई। चोपड़ा साहब को पहली बार उसकी दर्द से भारी आंखें देखकर डर सा लगा था, क्योंकि उन्हें अपनी बीवी की कही बातें याद आ गई थी, मगर ये डर उन पर हावी हो पाता उससे पहले ही उन्होंने उसे अपने दिमाग से दूर झटक दिया था। कुछ दिनों में चुनाव भी आने वाले थे, जिसकी तैयारियों का जिम्मा भी नेताजी ने चोपड़ा साहब को ही दिया था। इधर चोपड़ा साहब की बेटी अवनी को भी एक लड़का रास आने लगा था। उसने सोचा था कि वो अपने पापा जैसे लड़के से कभी शादी नहीं करेगी, मगर ये लड़का उसको बहुत भला भला सा लगा था। अवनी का वो बहुत ख्याल रखता था, उसको नोट्स देता, उसकी हर तरह की हेल्प करता। अवनी उसकी तरफ न चाहते हुए भी खींचने लगी थी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन अवनी कॉलेज के लैब में कुछ काम कर रही थी। उसको असाइनमेंट वक्त पर पूरा करना बहुत ज़रूरी था। वो अपने काम में इतनी मगन हो गई कि उसको पता ही न चला कि सारे स्टूडेंट एक एक करके जा चुके हैं। कुछ देर बाद जब उसने किताबें और मशीनों से सर उठाया तो पूरा लैब खाली हो चुका था और दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। वो लैब के एक कोने में बड़ी सी मशीन के पीछे बैठी थी, इसलिए शायद प्यून उसे देख न पाया हो। वो जल्दी से उठी, अपनी किताबें समेटकर हाथ में ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो उसको एहसास हो गया कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, शायद ताला लगा दिया गया है। ये सोचकर अवनी डर गई कि वो पूरे कॉलेज में अकेली है और रात भर उसको यहीं रहना पड़ेगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कोई है? दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मैं यहाँ फंस गई हूँ, दरवाज़ा खोलो। मगर काफ़ी देर चिल्लाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। उसको याद आया कि फ़ोन करके तो अपने घर पर बता ही सकती है, लेकिन जब उसने फ़ोन निकाला
तो उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। वो बहुत घबरा गई थी। उसने एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई कि एक बार और कोशिश कर लूँ, शायद कोई आ जाए। बाहर कोई है? मैं लैब में फंस गई हूँ, मुझे प्लीज़ बाहर निकालो। अवनी चिल्लाई। कौन है अंदर? बाहर से आवाज़ आई। मैं हूँ अंदर। अवनी प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। अवनी ने आवाज़ दी। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुल गया और अवनी ने कांपते हुए दरवाज़ा खोलने वाले से लिपट गई। ये और कोई नहीं, माधव था, वही भला भला सा लड़का। माधव ने भी अपनी बाहों का घेरा अवनी के इर्द गिर्द बिखेर दिया था। अवनी को जब कुछ होश आया तो उसने खुद को जल्दी से माधव से अलग किया, मगर अवनी को उसका स्पर्श भा गया था। उसने जल्दी से अपनी किताबें उठाई जो उस लम्हे में ज़मीन पर गिर गई थी और भागती हुई कॉलेज के गेट से बाहर निकल गई। घर जाकर भी अवनी उस लम्हे को सोचती रही थी और उसके बदन में बार बार एक झुरझुरी सी उठ रही थी। उसके पापा ने कभी उसको प्यार ना दिया था, शायद इसलिए उसको माधव का ये प्यार, ये देखभाल बहुत खुश कर जाती थी। धीरे धीरे अवनी भी माधव के प्यार में डूबती चली गई। इधर नेताजी ने चोपड़ा साहब को चुनाव के कामों में लगा रखा था। आज पेटियां भर भर के शराब गोदाम में रखवाई गई थी, क्योंकि कल उन्हें ये शराब झुग्गी बस्तियों में बांटनी थी। अगले दिन चोपड़ा साहब शराब की पेटियां गाड़ियों में डालकर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अवनी को किसी लड़के के साथ बाइक पर चिपक कर बैठे हुए देख लिया था। उस वक्त तो वो अवनी को कुछ ना कह सके, क्योंकि जिस काम के लिए वो जा रहे थे वो काम अभी ज़्यादा ज़रूरी था। अवनी आज बहुत खुश थी इस बात से अनजान कि घर पर एक तूफान उसका इंतजार कर रहा है। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, अपने पापा को ड्राइंग रूम में टहलते पाया। चोपड़ा साहब अवनी को देखकर उस पर बरस पड़े थे। हमारी दी हुई आज़ादी का ये फ़ायदा उठाया जा रहा है। कॉलेज भेजा था तुम्हें पढ़ने के लिए और तुम वहाँ गुलछर्रे मार रही हो, यही सीखा है कॉलेज में, या तुम्हारी माँ ने सिखाया है ये सब? और क्यों ना सिखाइए, ये खुद भी तो जवानी में गुल खिला ही चुकी है। चोपड़ा साहब ने अवनी की मम्मी पर इस तरह कटाक्ष दिया जैसे कि वह उस गलती में शामिल ही ना हो। अवनी दंग रह गई कि पापा को माधव के बारे में कैसे पता चला, मगर अब वो माधव से कैसे मिलती। उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया गया था। बाद में मम्मी से पूछने पर अवनी की मम्मी ने उसको बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें उस लड़के के साथ बाइक पर चिपक के बैठे हुए देख लिया था। अवनी परेशान हो गई थी। माधव से दूर होने का ख्याल भी उसको डराए दे रहा था। कुछ दिनों बाद चोपड़ा साहब ने नया फरमान सुनाया था कि अवनी की शादी उन्होंने अपने एक बिजनेसमैन दोस्त के लड़के से तय कर दी है। अवनी माधव से दूर नहीं होना चाहती थी। उसने किसी तरह ये बात अपनी एक दोस्त की मदद से माधव तक पहुंचा दी। अवनी की दोस्त अगले दिन कॉलेज जाकर माधव को सब बताती है। माधव, अवनी की शादी तय कर दी गई है, वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती। उसको बचा लो वरना वो जान दे देगी। मैं उसके घर गई थी उससे मिलने, वो बहुत रो रही थी। उसके पापा ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए उसका कॉलेज आना बंद करवा दिया गया और अब वो उसकी शादी कर रहे हैं। परसों उसकी सगाई है। अवनी की दोस्त प्रिया ने सारी बात माधव को बताई। वो अच्छा, तभी उसने बिना कुछ बताए कॉलेज आना बंद कर दिया। मगर वो फ़ोन पर तो बता सकती थी। माधव ने प्रिया से पूछा। उसका फ़ोन भी ले लिया गया है, यहाँ तक कि उसको किसी से मिलने की भी परमिशन नहीं है। वो तो मैं उसकी बचपन की सहेली हूँ, तो मुझे मिलने दिया गया। माधव सब सुन के मुस्कुराया था, मगर उस मुस्कुराहट में दर्द नहीं था और न ही दिल टूटने की आह थी। बस था तो कुछ अलग, कुछ सातिराना सी चमक थी उस मुस्कुराहट में। अगले ही पल माधव ने अपने चेहरे के भाव बदले, इससे पहले कि प्रिया वो सातिराना मुस्कुराहट नोटिस कर पाती। माधव दुखी होते हुए बोला, प्रिया, मैं भी अवनी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। बस तुम मेरा एक पैगाम उस तक पहुंचा दो। और फिर माधव ने कागज पर कुछ लिखकर प्रिया को दिया। अगले दिन अवनी बहुत खुश थी। प्रिया ने माधव की चिट्ठी अवनी तक पहुंचा दी थी। अवनी ने नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने, फिर अपने पापा चोपड़ा साहब से जाकर कहा, पापा, आप जहां चाहते हैं मैं वहां शादी करने को तैयार हूं। चोपड़ा साहब अवनी में आए अचानक बदलाव से हैरान थे, मगर खुशी भी थे कि बेटी को अकल आ गई थी। इतना कहकर अवनी अपने कमरे में चली गई, क्योंकि
कल उसकी सगाई थी और उसको बहुत सारी तैयारियां करनी थी। अगले दिन सुबह अवनी जल्दी उठी, उठकर नहा धोकर पूजा की, माँ बाप का आशीर्वाद लिया और पापा से कहा, पापा आज मेरी सगाई है, क्या आज मैं मंदिर हो आऊँ? मैं दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। इस शुभ काम से पहले चोपड़ा साहब भी बेटी में आए बदलाव से बहुत खुश थे, सो उन्होंने इजाज़त दे दी, मगर अवनी के फिसलते हुए कदमों को ध्यान में रखते हुए कुछ बॉडीगार्ड साथ ले जाने को कहा। अवनी ने बॉडीगार्ड के साथ जाने से मना करना चाहा, मगर चोपड़ा साहब ने अपने ओठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और उसको चुप होना पड़ा, क्योंकि वो जानती थी अगर ज़्यादा जिद करे तो शायद उसे बाहर जाने ही ना दिया जाए। अवनी गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को दुर्गा माँ के मंदिर चलने को कहा। मंदिर पहुंचकर उसने बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रुकने को कहा और खुद मंदिर के अंदर चली गई। काफ़ी देर तक जब वो बाहर नहीं आई तो एक बॉडीगार्ड को कुछ शक हुआ और उसने अंदर जाकर देखा और भागता हुआ बाहर आकर सबको बताया, अवनी मैडम अंदर नहीं है। सबने जाकर हर जगह ढूंढा, मगर अवनी कहीं भी ना मिली। उस दिन मंदिर में भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए अवनी को ढूंढना और मुश्किल हो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब अवनी ना मिल सकी तो वो सब चोपड़ा साहब के बंगले पर लौट गए और सारी बात उनको बताई। चोपड़ा साहब ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उस बॉडीगार्ड को लगाया। वो बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि वो एक दिन पहले की ही घटना थी जब मल्होत्रा के गुंडों ने उनको और उनके परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी थी, और आज अवनी का इस तरह गायब हो जाना कहीं किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं था। चोपड़ा साहब ने परेशानी में जल्दी से मोबाइल निकाला और पुलिस को फ़ोन लगाया। चोपड़ा साहब ने अवनी के अपहरण की बात उनको बताई। पुलिस ने सबसे पूछताछ की, सारे बॉडीगार्ड्स से भी पूछताछ की गई। अवनी के रूम की तलाशी भी ली गई, मगर कुछ खास हाथ ना लगा। ये घर में सजावट कैसी है? कमिश्नर साहब ने पूछा। आज मेरी बेटी अवनी की सगाई होनी थी, चोपड़ा साहब ने बताया। सगाई के दिन लड़की का गायब हो जाना कहीं कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं? कमिश्नर साहब सोचते हुए बोले। साहब वैसे तो ये बात बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें समाज का और लड़के वालों का डर था कि कहीं रिश्ता न टूट जाए, मगर फिर भी उन्होंने बताना जरूरी समझा और माधव के बारे में पुलिस को सब बता दिया। मगर एक शख्स के बारे में वो बात उन्होंने अभी भी छुपा ली थी, क्योंकि वो उससे खुद निपटना चाहते थे, और वो शख्स था मल्होत्रा। पुलिस के जाने के बाद उन्होंने गाड़ी निकाली और मल्होत्रा के ऑफिस जा पहुंचे। साथ में कुछ हथियारबंद गुंडे भी थे, जिन्होंने अपने हथियार छुपा रखे थे, जिससे किसी को उनके इरादों का पता न चले। ऑफिस पहुंचकर पता चला मल्होत्रा साइट देखने गए हुए हैं। चोपड़ा साहब ने साइट का एड्रेस लिया और तूफान की तरह गाड़ी मोड़ते हुए वहां पहुंचे। चोपड़ा साहब ने उसको देखते ही उसका कॉलर पकड़ लिया। कहा, है मेरी बेटी, बता कहाँ है मेरी बेटी? चोपड़ा साहब ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। मल्होत्रा ने अचानक हुए इस हमले से बचने की कोशिश की और दूर हटते हुए बोला, कैसी बेटी, किसकी बेटी? मुझे कुछ नहीं पता। चोपड़ा साहब के गुंडों ने मल्होत्रा पर बंदूक तान दी थी, मगर मल्होत्रा कुछ भी बताने को तैयार ना था और चोपड़ा साहब मानने को तैयार ना थे। उन्होंने मल्होत्रा से कहा, तूने मुझे धमकी दी थी कि तू मेरा परिवार खत्म कर देगा, जरूर तूने ही मेरी बेटी का अपहरण किया है। चोपड़ा साहब ने जितनी बार अवनी के बारे में पूछा, मल्होत्रा ने उतनी बार बस यही कहा, मैं कुछ नहीं जानता। चोपड़ा साहब वैसे ही गुस्से में थे और मल्होत्रा का अवनी का पता न बताने उन्हें और खौला रहा था। तभी अचानक चोपड़ा साहब ने मल्होत्रा को गुस्से में धक्का दिया। मल्होत्रा का पांव फिसला और वो 10वें माले से नीचे गिर गया। चोपड़ा साहब का दायां हाथ यानी बिल्लू इस हादसे से डर गया, क्योंकि शायद कुछ मजदूर जो दूर बिल्डिंग में काम कर रहे थे, उन्होंने चोपड़ा साहब को धक्का देते हुए देख लिया था। वो नहीं चाहता था कि चोपड़ा साहब की मुसीबतें और बढ़े, क्योंकि मल्होत्रा भी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं था, वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसकी मौत को यूं रफा दफा नहीं किया जा सकता था। उसने फौरन चोपड़ा साहब को वहां से निकल कर गाड़ी में बैठाया और नेताजी के बंगले की तरफ गाड़ी ले गया। नेताजी, थोड़ी सी समस्या हो गई है। बिल्लू ने नेताजी के बंगले में पहुंचकर उनसे कहा, क्या समस्या है भाई, बोलो, हम जनता की समस्या हल करने ही के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ। नेताजी ने अपने अंदाज में कहा,
जी वो चोपड़ा साहब के हाथों किसी का खून हो गया है, गलती से। बिल्लू बोला। अच्छा किसका? नेताजी ने बड़े ही आराम से पूछा। जी वो मल्होत्रा था ना, वही, बिल्लू ने डरते डरते बताया। इस बार नेताजी को बड़ा झटका लगा। नेताजी एकदम गुस्से हो गए। फिर वक्त की नजाकत को समझते हुए आराम से चोपड़ा साहब को समझाते हुए कहने लगे, यार चोपड़ा, तुम जानते हो चुनाव सर पर है, हम अभी इन सब चीज़ों में हाथ नहीं डाल सकते। मगर सर, मेरी बेटी का अपहरण हो गया है, मैं क्या करूं, आप ही बताएं। चोपड़ा साहब ने सारी बात बताई। अच्छा ये बात है, तुम फिक्र मत करो, हम देख लेंगे, मगर इतना ध्यान रहे, जब तक हमारे पास कुर्सी है तब तक तुम्हारे पास बिजनेस है, क्योंकि अगर हम चुनाव हारे तो जो दूसरा ये चुनाव जीत सकता है हमारे बाद, तुम जानते हो वो तुमसे कितना चिढ़ता है। अगर ये कुर्सी हमें ना मिली तो अगले 5 साल तुम्हें कोई टेंडर नहीं मिलने वाला, समझे ना? नेताजी ने कहा। चोपड़ा साहब ने हाँ में गर्दन हिलाई। इधर पुलिस भी अवनी के कॉलेज पहुंचकर उसके क्लास के स्टूडेंट से पूछताछ करती रही। माधव भी वहीं था, उससे भी पूछा गया। उसने बताया कि हाँ, वो अवनी को पसंद करता था, मगर जब उसने अवनी की सगाई की बात सुनी तो उसकी दोस्त प्रिया से कहलवा दिया था कि वो मुझे भूल जाए और जहाँ उसके पापा चाहते हैं वही शादी कर ले। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, उसको कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। पुलिस ने सबके बयान दर्ज किए और माधव को शहर छोड़ के जाने से तब तक मना कर दिया जब तक अवनी मिल नहीं जाती। उधर चोपड़ा साहब ने नेताजी को सारी बात बताई और उनका आश्वासन पाकर घर के लिए निकल पड़े। उनके जाते ही नेताजी ने अपने पीए से कहा, कुछ दिन इस चोपड़ा को हमसे दूर रखो, है तो ये काम का बंदा, मगर अभी ये हमारी रेपुटेशन के लिए खतरा हो सकता है। घर पहुंचकर चोपड़ा साहब ने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाकर अवनी के बारे में पूछा, मगर वहां से उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। चोपड़ा साहब ने लड़के वालों को भी फ़ोन करके सब बता दिया था और शाम की सगाई कैंसिल कर दी थी। मिसेस चोपड़ा भी परेशान सी बैठी थी, उनका दिल डूबता जा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं चोपड़ा साहब के काले कर्मों से अवनी के दामन पर दाग ना आ जाए। अवनी का अपहरण हुए आज पूरे 10 दिन हो चुके थे। चोपड़ा साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मगर वो ना जाने कहाँ चली गई थी, जो उसको ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा था। मिसेस चोपड़ा यानी अवनी की मम्मी बीमार रहने लगी थी, खाना पीना तक छोड़ दिया था। जिस बेटी के लिए उन्होंने चोपड़ा साहब जैसे इंसान को इतने बरस बर्दाश्त किया था, आज वो बेटी उनसे दूर न जाने कहाँ चली गई थी। एक दिन चोपड़ा साहब अपनी सोचों में गुम बैठे थे, तभी उनका फ़ोन बज उठा। नंबर देखते ही उन्होंने झट से फ़ोन उठाया। हेलो चोपड़ा साहब बोले। हेलो, कहाँ हो यार तुम? नेताजी ने कहा। जी हाँ नेताजी, असल में आज उनके यहाँ बहुत बड़ी पार्टी थी, इसलिए उनको चोपड़ा साहब की ज़रूरत थी। माल जो चाहिए होता था और चोपड़ा साहब से अच्छा माल कोई और दे ही नहीं सकता था। चुनाव आने वाले थे, नेताजी को बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन को खुश करना भी जरूरी था। नेताजी, मैं तो यहीं हूँ। मेरी बेटी को आज पूरे 10 दिन हो गए गायब हुए, मगर उसका कोई पता नहीं चला। आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, मगर बात हो नहीं पाई। चोपड़ा साहब ने बहुत धीमे स्वर में कहा, हाँ भाई, हम जानते हैं तुम्हारे काम के लिए ही तो हर जगह जगह बात कर रहे हैं आजकल। अच्छा सुनो, आज रात एक बड़ी पार्टी है हमारे फार्म हाउस पर, तो तुम समझ गए ना क्या करना है। और हाँ, तुम भी जरूर आना, नेताजी ने बताया। और न चाहते हुए भी चोपड़ा साहब को हाँ करनी पड़ी। चोपड़ा साहब ने किसी को फ़ोन कर सारी बात समझाई और नेताजी के फार्म हाउस का पता देकर माल के साथ 9 बजे तक वहां पहुंचने को कहा। रात होने पर चोपड़ा साहब भी तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर नेताजी ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। वाह भाई, कमाल कर दिया तुमने तो, आज तो हमारे सारे दोस्त खुश हो गए हैं। जिस तरह जोड़ी हीरे परखता है, ठीक वैसे ही तुम लड़कियां परखते हो, बिल्कुल हमारे टेस्ट की। नेताजी ने शराब का गिलास हाथ में लहराते हुए कहा। जाओ चोपड़ा जाओ, तुम भी ऐश करो, एक ताज़ा माल तुम्हारे लिए भी रखा है, नेताजी ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। चोपड़ा साहब ने मना करने की कोशिश की, मगर नशे में चूर नेताजी ना माने और जबरदस्ती चोपड़ा साहब को कमरे की तरफ भेज दिया, जो बस 4 कदम की दूरी पर था। चोपड़ा साहब कमरे में गए तो वहाँ एकदम अंधेरा था। एक लड़की बेड पर बैठी थी, शायद वो रो रही थी। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, इतना कहते हुए चोपड़ा साहब ने कमरे की लाइट जला दी। लाइट जलते ही चोपड़ा साहब सुन पड़ गए थे, क्योंकि जो सामने थी वो और कोई नहीं, अवनी थी। एक बाप आज अनजाने में अपनी ही बेटी का खरीदार बन गया था।
इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती थी। चोपड़ा साहब ने अवनी को गले लगा लिया और रोते चले गए। बाप और बेटी दिल खोल के रोए थे उस दिन। जब दोनों कुछ शांत हुए तो चोपड़ा साहब के पूछने पर अवनी ने सारी बात बताई। माधव ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, यहाँ तक उसको बहला फुसलाकर घर से भागने पर भी राजी कर लिया था। घर से भागने के बाद माधव ने अवनी को एक बस में बैठा दिया था और उसके साथ एक आदमी भी था। माधव ने कहा था कि हम दोनों का साथ जाना ठीक नहीं, तुम्हारे पापा बड़े आदमी हैं, उनसे खतरा हो सकता है। उसने अवनी को ये कहकर भी डरा दिया था कि शायद तुम्हारे पापा मुझे जान से मरवा दें। ये सुन के अवनी डर गई और ना चाहती हुए भी उस अनजान इंसान के साथ बस में बैठकर चली गई। बस वो आखिरी मुलाकात थी उसकी माधव से। अगले दिन भारी सर दर्द के साथ उसकी आँख खुली तो नज़ारा ही कुछ और था। हर तरफ अजीब से कपड़ों में औरतें जो मर्दों को रिझा रही थी। बहुत सारे कमरे और हर कमरे के दरवाजे पर एक सजी धजी औरत अपने आप को बेचने को तैयार खड़ी है। अवनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कहाँ। उसने उठकर कमरे से बाहर भागना चाहा, मगर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो उस कोठे की मलकिन थी। अवनी समझ गई थी कि उसको बस में जो जूस उस आदमी ने पीने को दिया था उसमें कोई नशीली दवा मिली हुई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। और जब आँख खुली तो वो किसी और ही दुनिया में थी। उसको वहाँ वही काम करने को कहा गया जो सब लड़कियाँ करती थी। अवनी के मना करने पर उसको बहुत मारा जाता, भूखा रखा गया, यहाँ तक कि करंट तक लगाया गया था। एक दिन उसने हार मान ली थी और अपने आप को सौंप दिया था उन लोगों को। चोपड़ा साहब को क्या पता था कि दूसरी लड़कियों को नेताजी के अय्यासी का सामान बनाते बनाते एक दिन वो अपनी बेटी के साथ भी वही सब होता देखेंगे। चोपड़ा साहब अवनी को लेकर कमरे से निकले और गाड़ी की तरफ बढ़े। नेताजी के एक गुर्गे ने पीछे से आवाज़ लगाई, चोपड़ा साहब, लड़की कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई क्या जो साथ ले जा रहे हो? चोपड़ा साहब ने एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाए, बेटी है ये मेरी। मगर अवनी समझ गई थी कि उसके माथे पर जो कलंक लग चुका है अब शायद वो पूरी जिंदगी न मिट पाए। घर जाकर अवनी माँ से मिली। मम्मी ने उसको बहुत प्यार किया, उसको खाना खिलाया। मिसेस चोपड़ा बहुत खुश थी, मगर अवनी के दिमाग में कुछ और ही उधेड़ बुन चल रही थी। बाप के सामने इस तरह आने की और घर से भाग जाने की शर्म तो थी ही, मगर दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएगी? जिनके साथ रात गुजारी है वो मर्द कहीं टकरा गए तो क्या होगा जब बाप के सामने उसको धंधे वाली बुलाया जाएगा? बस इसी उधेड़ बुन में वो अपने कमरे में चली गई और फिर वही हुआ। अवनी ने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। सुबह जब माँ कमरे में जगाने आई तब तक अवनी हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी थी। आहा हा हा, किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ पर चोपड़ा साहब अपनी सोच की दुनिया से बाहर आए थे। वो अवनी की लाश के आगे बैठे अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे थे। क्यों चोपड़ा साहब, कहा था ना मैंने कि जो तू मेरे साथ कर रहा वो एक दिन तेरे सामने भी जरूर आएगा। अब देख देख अपनी मरी हुई बेटी को देख। आहा हा हा, चोपड़ा साहब ने उस लड़की को देखते ही पहचान लिया था। गंदे से मैले कुचले कपड़ों में बिखरे बालों के साथ लग रहा था। बरसों से पानी ने उसे छुआ भी नहीं है। चोपड़ा साहब उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगे थे। ये नेहा थी, वही नेहा जिसने चोपड़ा से रो रो कर अपनी इज्जत की भीख मांगी थी। मगर चोपड़ा साहब को उस पर जरा भी तरस न आया था और उसे नेताजी के हवाले कर दिया था। मगर नेताजी की जाति का नेहा के ऊपर ऐसा असर पड़ा कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। अब वो किसी के काम की ना रही थी, इसलिए उसको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। मगर उसको चोपड़ा साहब बहुत अच्छी तरह याद थे। आखिर उसकी इस हालत के जिम्मेदार भी तो वही थे। अपनी बर्बादी का चेहरा कोई कैसे भूल सकता है? चोपड़ा, इतिहास अपने आप को एक बार जरूर दोहराता है। मुझ जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके तू कहाँ तक बच सकता था? आहा, हमारी आहें आंसुओं का और क्या असर हो सकता था? देख अपनी बेटी की लाश को, अभी तो तेरी बर्बादी शुरू हुई है। नेहा बोले जा रही थी। चोपड़ा साहब ने आगे बढ़ते हुए उसके सामने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोले, बस अब बस करो, मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है, अब और बद्दुआ मत दो मुझे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। मैंने भी कभी ऐसे ही हाथ जोड़ते हुए रहम की भीख मांगी थी, याद है तुझे? नेहा ने हंसते हुए कहा
और नाचते गाते वहाँ से चली गई। अभी तो तेरी बर्बादी शुरू हुई। नेहा की कही हुई ये बात चोपड़ा साहब के कानों में गूंजती रही। वो सख्ते में आ गए थे। कुछ देर में लोगों ने अर्थी उठाने की तैयारी शुरू कर दी और अवनी को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया गया। चोपड़ा साहब ने घर आकर अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उनकी गोद में सर रखकर रो दिए थे। मिसेस चोपड़ा, जो अवनी के घर से जाने के बाद बीमार रहने लगी थी, अब उसकी दुनिया से चले जाने के बाद और ज़्यादा टूट चुकी थी और कुछ दिनों बाद मिसेस चोपड़ा भी चोपड़ा साहब को अकेला छोड़ अपनी बेटी के पास चली गई थी। नेहा ने सही कहा था, अभी तो तेरी बर्बादी शुरू हुई है। चोपड़ा साहब अकेले कमरे में बैठे बस अपनी पुरानी गलतियों पर पश्चाताप ही कर सकते थे, मगर फिर उन्होंने सोचा कि नेहा जैसी लड़कियां और न जाने कितनी होंगी जो ज़बरदस्ती ऐसे काम में धकेल दी गई होंगी। अब बस इन लड़कियों के लिए अब मुझे कुछ करना होगा, शायद यही मेरे पापों को कुछ कम कर सके। चोपड़ा साहब ने फौरन विशाल यानी अपनी पत्नी के भाई को फ़ोन मिलाया था और सारी बात बताई। विशाल बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने तो बरसों से चोपड़ा साहब से बात तक ना की थी उनके काले कारनामों की वजह से, मगर अवनी की अंतिम क्रिया में शामिल होने जरूर आया था। इसलिए चोपड़ा साहब को लगा कि विशाल उनकी मदद कर सकता है इस दलदल से निकलने में, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। विशाल ने फ़ौरन हामी भर दी और फिर चोपड़ा साहब और विशाल ने एक NGO की नींव रखी जिसमें ऐसी लड़कियों की मदद की जाती थी जिन्हें ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी के काम में धकेल दिया गया था हो। NGO ने कई कोठों से ज़बरदस्ती इस काम में धकेली गई लड़कियों को छुड़वाया। पुलिस की भी मदद ली गई। कुछ जगहों से तो 12 से 13 साल तक की लड़कियों को भी छुड़वाया गया था जिन्हें वक्त से पहले जवान करने के लिए कुछ खास तरह के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। नेहा जैसी लड़कियों जो दिमागी रूप से बीमार थी और कोठों से छुड़ाई गई दूसरी लड़कियों जिनको लोक लाज के डर से उनके परिवार वालों ने अपनाने से मना कर दिया था, ऐसी सभी लड़कियों के लिए चोपड़ा साहब ने एक नारी निकेतन बनवाया जहां उनके रहने खाने पीने और रोजगार की भी व्यवस्था की गई थी और दिमागी रूप से बीमार लड़कियों का इलाज भी करने की व्यवस्था की गई थी। चोपड़ा साहब ने अपनी सारी दौलत अब इन लड़कियों का जीवन संवारने में लगा दी थी। सच में दोस्तों, किसी गरीब आह की बद्दुआ कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं वो कभी ना कभी ज़रूर लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।